नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं हमारा भारत। देश के महानगरों से बाहर जो सवाल और सरोकार हैं वो भारत की नब्ज हैं। तो अगले आधे घंटे रखिए देश की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। आज दो खास रिपोर्ट। राजस्थान के किन इलाकों में दूषित पानी की वजह से हो रही है लोगों की सेहत खराब, और टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में जारी है बाघ और इंसान का संघर्ष। लेकिन पहले आज की राजनीतिक खबरें, हमारी पॉलिटिकल डायरी। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में जबरदस्त हिंसा के बीच पंचायत चुनाव का मतदान खत्म हुआ, जिसमें 24 घंटों में 9 लोगों की मौत की खबर आई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में एक पोलिंग बूथ में जमकर तोड़फोड़ हुई। हाल ऐसा था कि पिस्तौल लहराता हुआ एक आदमी दूसरों के पीछे भागता हुआ दिखा, तो कहीं कोई किसी को पीटता हुआ भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के वारंगल में थे। रैली में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को घेरा। इस मौके पर पीएम ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा उठाया। कहा, परिवारवाद की नींव भ्रष्टाचार ही होती है। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। पीएम मोदी राजस्थान के बीकानेर के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान 24,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 9 सालों में राजस्थान के विकास के लिए हर संभव कोशिश हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में सिर्फ मौसम का ही पारा नहीं चढ़ा, कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनता का पारा भी चढ़ गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हरियाणा के सोनीपत पहुंचे। उन्होंने किसानों के साथ खेत में धान की रोपाई की और ट्रैक्टर चलाकर खेत भी जोते। राहुल गांधी ने किसानों के साथ नाश्ता भी किया और उनसे खेती किसानी के बारे में बात की। शुक्रवार को मोदी सर ने मामले में गुजरात हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली थी। कांग्रेस अब आगे की रणनीति में जुटी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने भतीजे अजित पवार की बगावत के बाद मैदान में उतर आए हैं। अपनी उम्र को लेकर उठ रहे सवाल का जवाब उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों से दिया। कहा, न टायर्ड हूं न रिटायर्ड। इससे पहले भी शरद पवार ने कहा था कि 82 हो या 92 में अब भी असरदार। अब हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। कहा जाता है जल ही जीवन है, लेकिन पानी राजस्थान के 11 इलाकों के लोगों के लिए जीवन नहीं है। वहां का पानी उनकी सेहत खराब कर रहा है। यहां के पानी में नाइट्रेट, फ्लोराइड और टीडीएस यानी टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है, और हमारी रिपोर्ट बता रही है कि इसका असर अब लोगों के स्वास्थ्य में दिख रहा है। फतेहपुर शेखावटी जिले की 65 साल की संतोष हुडा के घुटने और कमर में दर्द रहता है। पिछले 10 साल से यही हाल है। दर्द इतना है कि न तो वो कोई काम कर पाती हैं, न ही ठीक से खड़ी हो पाती हैं। इलाज के लिए जयपुर, सीकर, फतेहपुर शेखावटी के अस्पतालों के कई बार चक्कर काट चुकी हैं, लेकिन दवाओं के बगैर तकलीफ और बढ़ जाती है। इन परेशानियों के पीछे वो पानी है जिसे संतोष पीती हैं। उनके पीने के पानी में फ्लोराइड है। मेरा गोडा में दर्द है, मेरे वाया नस तनीजे हैं, कमर में दर्द है, आँखें से सुधे को नहीं, और आई है लाठी लेके चलूँ तो थोड़ा चालू नहीं चालू बन जाए, चालने में दिक्कत है। और नीचे तो जाऊँ मैं, पर मेरा उठे बन जाए और चालू बन जाए। संतोष ही नहीं, बाकी लोगों का भी यही हाल है। जोड़ों में दर्द, पायरिया, दांत पीले होना, बाल झड़ना या सफेद होना, चर्म रोग, कम उम्र में बूढ़ा दिखना, ये इस इलाके की आम स्वास्थ्य से जुड़ी शिकायतें हैं। गोडा का नाम दर्द होगा, जना करायो, और चाय बना लूँ, दूध बना लूँ, झाड़ू निकाल लूँ, बर्तन माज लूँ, थोड़ी दिक्कत हुआ है। हम बचाव के लिए तो इनको कैल्शियम की टेबलेट देते हैं। इसके अलावा विटामिन सी युक्त फ्रूट खाने की एडवाइस देते हैं। और हर किसी के पास मतलब आरओ वगैरह या प्योरीफाई की सुविधा नहीं होती, इसलिए हम वाटर को बॉईल करके यूज करने की सलाह देते हैं। झुंझुनू के कुनास गांव के किसान नरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी का यही हाल है। पिछले 7 साल से वो दर्द झेल रहे हैं।
दवाएं ही इकलौता सहारा है। दर्द इतना रहता है कि कुछ काम नहीं हो पाता। पानी की वजह से घुटनों में दर्द है, गोडों में न उठा जाता, नहीं बैठा जाता, नहीं काम किया जाता है। उठते हैं तो कुछ सहारा लेके उठा जाता है, न उकड़े बैठा जाता है, न चला जाता है ज़्यादा देर। अक्सरा करवाए तो इसके अंदर घुटनों के अंदर कुछ छेद इस हिसाब से मिला कि वहाँ कुछ है, इसके अंदर जगह हो रही है। हाल ही में राज्य के PHED यानी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने राजस्थान में पानी की गुणवत्ता का एक सर्वे कराया था। 33 जिलों के 235 शहरों में किए गए सर्वे में पाया गया कि आधे से ज्यादा शहर ग्राउंड वाटर यानी भूजल पर निर्भर हैं और यही पानी दूषित है। इस सर्वे में राज्य के 11 कस्बों के पीने के पानी में नाइट्रेट, TDS यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स और फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई। इस सर्वे में अलवर का गोविंदगढ़, भिवाड़ी और खैरतल, चुरू का रतननगर, झुंझुनू का नवलगढ़, सूरजगढ़, चुड़ावा, भरतपुर का नदबई, सीकर का फतेहपुर शेखावटी, रामगढ़ शेखावटी और लोसल कस्बा मुख्य हैं। इन इलाकों के ग्राउंड वाटर की शुद्धता मानकों पर खरी नहीं उतरी है और यहाँ के लोगों की सेहत से जुड़ी शिकायतें इस दावे को और पुख्ता कर देती हैं कि यहाँ का पानी दूषित है। जहाँ पे ग्राउंड वाटर के हैं या फ्लोराइड वगैरह ज़्यादा है, तो अब हम इनको सुधारने में भी ये देखते हैं कि जैसे या तो सरफेस सोर्स से पानी की पहुँच हो जाए उन गाँव, उन अर्बन टाउन्स में जहाँ पे पानी की क्वालिटी में थोड़ा सा एक्सेसिव रेंज पाया गया, तो ये RO, DFU ये इस तरह के प्लांट्स लगा के डोमेस्टिक चाहे गवर्नमेंट लेवल पे, तो ये लगा के और पानी को गुणवत्ता के अंदर लाया जाता है। 2002 के बाद से ये पहला मौका है जब राज्य में इस तरह का सर्वे कराया गया है। ये सर्वे बता रहा है कि अगर पानी की गुणवत्ता को सुधारना है तो राज्य सरकार को खासतौर से इन 11 इलाकों की निर्भरता ग्राउंड वाटर से खत्म करनी होगी और सरफेस वाटर यानी पाइपों के जरिए साफ पानी जनता तक पहुंचाना होगा। नहीं तो तब तक लोग नाइट्रेट, TDS और फ्लोराइड से दूषित पानी का इस्तेमाल करके जोड़ों के दर्द, चर्म रोग, दांतों की समस्या से जूझते रहेंगे और चुनावी साल में राज्य सरकार के लिए यही दूषित भूजल चुनौती बन सकता है। वीरेंद्र सिंह की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और भारत सरकार की जल जीवन मिशन के तहत राजस्थान दूसरे नंबर पर है। अब 2019 में जब इस योजना का ऐलान हुआ था तब राजस्थान में 10% नल के कनेक्शंस थे। अब ये आंकड़ा 40% के पार है। लेकिन PHD की ये रिपोर्ट बता रही है कि साफ पानी की सप्लाई का इंतजार अब भी कई इलाके राजस्थान में कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, लेकिन इस टाइगर स्टेट में बाघ ही निशाने पर है। हाल ही में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में एक और बाघ मारा गया। बाघ और इंसान के टकराव का यह पहला मामला नहीं है और ना ही ये आखिरी मामला होने वाला है। लेकिन ये संघर्ष रुक क्यों नहीं रहा, इसी की पड़ताल करती हमारी एक खास रिपोर्ट। 26 जून को सतपुड़ा के डवरा देव बीट में बाघ का शव मिला, गर्दन कटी हुई थी। 29 जून को वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने बाघों के शिकार के खतरे को लेकर मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और पेंच नेशनल पार्क के साथ बालाघाट, उत्तराखंड के कॉर्बेट और राजाजी नेशनल पार्क के साथ, उत्तर प्रदेश के अमनगढ़ और पीलीभीत और महाराष्ट्र के तडोबा नेशनल पार्क के साथ गढ़चिरौली और चंद्रपुर जैसे इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था। अच्छी पेट्रोलिंग करने के बावजूद भी ऐसी घटना हुई है। हम इसको गंभीर रूप से समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे ये हुई है। इसके अलावा अभी सभी रेंजेस में सघन गश्ती एंड एक स्पेशल गश्ती दल करके हम लोग पूरा आसपास क्षेत्र का गश्ती को प्रारंभ कर दिया गया है। 6 जुलाई को बाघ का सिर मिल गया, कुछ दूरी पर टूटे हुए दांत भी, लेकिन आरोपी नहीं। सिर धसाई गांव के नजदीक मिला था। धासई के एक आदिवासी युवक ने पिछले दिनों वन विभाग की पूछताछ के बाद फांसी लगा ली थी। देश में 2023 में करीब 100 बाघों की मौत हुई। इनमें सबसे ज्यादा 26 मौत मध्य प्रदेश में दर्ज हुई। साल 2022 में भी मध्य प्रदेश में 36 बाघों की मौत हुई थी, जो देश में सबसे ज्यादा थी। हम ये मानते हैं कि टाइगर्स की अप्राकृतिक मृत्यु नहीं होनी चाहिए और वो होती है तो उसके लिए हम निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं
और इन लार्जली जैसा आपने अभी 10 केस बताए हैं विगत वर्ष में, तो वो लार्जली ऐसे केसेस हैं जो इलेक्ट्रोक्यूशन के कारण से मरे हैं, तो वो एक इशू है। बट मुझे इस बात की खुशी है कि हम जितनी भी मृत्यु होती है बाघों की, उतनी सब हम डिटेक्ट कर पाते हैं और सब करकस हम रिकवर कर पाते हैं। शिकार सिर्फ बाघ का नहीं हुआ। सिवनी के सिल्लौर में बाघ ने इंसानी बस्ती में घुसकर मवेशी को निशाना बनाया। उमरिया के बांधवगढ़ में महुआ बीनने गई एक बुजुर्ग महिला बिसरती बैगा पर बाघ ने हमला बोल दिया। राजधानी भोपाल के करीब मदरबुल फार्म में तो बाघ कई बार झपट्टा मार चुका है, लेकिन कुछ दिनों पहले गायों का झुंड बाघ पर भारी पड़ा, वो भाग गया। बाघ और इंसानों के बीच टकराव हो रहा है। हर शिकार के बाद परेशान कोर एरिया में रहने वाले लोग होते हैं। हमारे साथी संजय दुबे जब सतपुड़ा के कोर एरिया से लेकर बफर जोन में रह रहे आदिवासियों से मिलने गए तो मोहगांव के लखन ने परेशानियों का जिक्र किया। 10-12 लड़कों पे मतलब सामर को केस बना दे, कहीं चीतल को बना दे और जेल पहुंचा दे, सजा भी भोगे बिन्ने, फिर बरी करे। यही तो जंगल जाने ही नहीं, जंगल में अंदर होना ही नहीं। हाँ, न लकड़ी ला सको न कुछ भी कर सको। झूठे मामले भी बनते हैं, बन जाते हैं वे, झूठे तो बनता ही। हालांकि एसटीआर बफर जोन के घाना गांव के नरेंद्र कहते हैं उन्हें वन विभाग से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कुछ रोक नहीं, लकड़ी फाटा जलाने के लिए कोई रोक टोक नहीं। ज़्यादा परेशानी कोई अभी तक तो दिक्कत नहीं करी। अगर कोई आसपास में शिकार हो जाता है तो उसकी पूछताछ वगैरह कभी होती है क्या? नहीं, वो फॉरेस्ट वाले करते हैं, नहीं होते। वो भी जैसे हो गया शिकार तो वो खुद ही जानकारी भी कर लेते हैं, अपन से नहीं करते कि गांव वालों को परेशान नहीं करते। टाइगर प्रोजेक्ट की 50वीं वर्षगांठ पर इसी साल बताया गया कि बाघों की संख्या 2967 से बढ़कर 3167 हो गई है। पिछली गणना के मुताबिक मध्य प्रदेश के 6 टाइगर रिजर्व में 526 बाघ थे जो और बढ़ गए हैं। हालांकि प्रदेश में उनकी मौत एक फिक्र बनी हुई है। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, लेकिन एक और तमगा उसे हासिल है, सबसे ज़्यादा बाघों की मौत भी यहीं होती है। आमतौर पर कहा जाता है कि बाघ इंसानी बसाहट में घुस रहे हैं, लेकिन क्या ये पूरा सच है? आमतौर पर देखा गया है कि हमें न तो पर्यावरण की बुनियादी समझ है और न ही इन शानदार जीवों के बसाहट का ख्याल। मध्य प्रदेश में अपने सहयोगी संजय दुबे, एजाज और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। साल 2006 से 2022 तक में देश में बाघों की आबादी में करीब 124% की बढ़ोतरी हुई। ये प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर बड़ी कामयाबी माना गया। प्रोजेक्ट टाइगर का लक्ष्य है कि प्रोजेक्ट टाइगर की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन इंसान और बाघ के टकराव इस प्रोजेक्ट के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। हमारा भारत में अभी आगे है हमारी मॉनसून रिपोर्ट और हरियाणा के अविवाहित लोगों को मिलेगा सरकारी पेंशन। आप देख रहे हैं हमारा भारत। घर बैठे सरकारी योजनाएं आपके घर तक पहुंच जाएं और आपकी मुश्किल दूर हो जाए तो कहने ही क्या। हरियाणा सरकार ने हाल ही में बेरोजगार, अविवाहित और विधुर लोगों के लिए एक पेंशन स्कीम का ऐलान किया है। बीपीएल परिवार से जुड़े लोग इसका फायदा उठा सकेंगे, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि क्या इससे उनकी बेरोजगारी दूर होने वाली है। हरियाणा के कैथल जिले के रामचंद्र अपनी चोट की वजह से कोई काम नहीं कर पाते। घर चलाना उनके लिए एक चुनौती से कम नहीं। लेकिन अब हरियाणा सरकार नई पेंशन योजना से वो खुश हैं, जिसका इंतजार वो लंबे वक्त से कर रहे थे। काम चल जमारा भी रीति रिवाज करे जमारे भी चल सारे
हमारी दवाई बट्टी भी चल जाए, खर्चा पानी भी चल जाए घर का भाई। और उन्होंने भी शहर प्यारा में भी जाया जाए भाई, कड़ियाँ जाना आना हो। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि अब राज्य को विधुर और अविवाहित लोगों को 2750 रुपए प्रति महीने पेंशन मिलेगी। 45 साल के शमशेर अविवाहित हैं और नई पेंशन योजना से काफी खुश भी। ये योजना जी बहुत बढ़िया है। कुंवारों के लिए जो पेंशन करी है गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया करी है। पहले मजदूरी करते थे 10-11 हज़ार रुपये महीने के हो जाते थे, खर्चा चलता था। अब जैसे मैं बीमार हूँ, इससे पेंशन से मेरी दवाई बट्टी साबुन हर खर्चा चलता रहेगा। आने जाने का, इधर उधर जाना, टेम्पो किराया, बस किराया भी इस योजना में पेंशन में काम खर्चा चलता रहेगा। पत्नी की मौत के बाद 45 से 60 साल के विधुर को भी ये लाभ मिलेगा। सुभाष चंद्र जैसे लोगों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। जो सम्मान है, लड़कियां जाती गांव की या 30 त्योहार पे, जैसे अपने रिवाज है, अगर जेब में बुढ़े आदमी की जेब में पैसा होगा, उन लड़कियों का मान सम्मान किया जाएगा। और मेरे पास एक लड़का है, 70 साल की माँ है, आमदनी का कोई ज़्यादा जरिया है नहीं, तो इससे तो हमें बहुत कुछ लाभ मिलेगा। हरियाणा में विधुर और अविवाहित लाभार्थियों की संख्या 71,000 है, जिसमें अविवाहित महिला और पुरुषों की संख्या 65,000 है और इसमें 5,700 विधुर हैं। राज्य सरकार को इसके लिए सालाना 240 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, लेकिन विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या राज्य में बढ़ती बेरोजगारी का हल इस तरह की योजनाएं हैं। अब युग भी बदल रहा है, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। जनता की तकलीफ दूर करना ये हमारा काम है। कोई तकलीफ हो रही है, हमारे पास लाओ, यथा समय जितना लगना वो लगेगा, लेकिन उसकी तकलीफ दूर करना हमारा काम है। हमको जनता इसीलिए चुनती है। युवा बालक जो हैं हताशा होके फिर रहे हैं। आज आमदनी है नहीं, महंगाई इतनी बढ़ गई है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। जो बच्चे के पास नौकरी नहीं है, जो अपने घर का पालन पोषण नहीं कर सकता, जो है उनको लड़कियां देने से जो है रिश्ते जो हैं वो बंद हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा एक सामाजिक प्रॉब्लम जो है ये हरियाणा के अंदर बनता जा रहा है। सवाल और भी है कि क्या इस तरह की योजनाएं वाकई समाज के लिए कल्याणकारी होती हैं या फिर राजनीतिक हित साधने के लिए सरकारी साधनों पर बोझ बढ़ा देती हैं। कैथल से सुनील रवीश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब हमारी मॉनसून रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने की खबर आई। इससे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे 44 का हिस्सा बह गया। नेशनल हाईवे नंबर 44 पर T3 और T5 को जोड़ने वाली सड़क भी बही, जिससे कई घंटों तक ट्रैफिक वहां बंद रहा। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। अनंतनाग में नदी नाले उफान पर है। पुलिस और SDRF ने मिलकर बंजारा समुदाय के 13 लोगों को और उनके जानवरों को बचाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हिमाचल प्रदेश के सोलन से भयानक लैंडस्लाइड की खबर आई। परवाणु शिमला 4 लेन पर यह लैंडस्लाइड हुई। बीच सड़क में भारी बड़े बड़े पत्थर गिर गए। केरल के कन्नूर में भारी बारिश से बाढ़ आ गई। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया, जिससे हालात खराब हो गए। भारी बारिश के चलते पंबुरुथी द्वीप में लैंडस्लाइड की भी खबर आई। हमारा भारत में आज इतना ही, लेकिन हर शनिवार और रविवार जुड़िए हमारे साथ 7 बजे हमारा भारत देखने के लिए।